Hello friends, how are you? Welcome to Indra Civil Services with अनुज पटेल। हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2020 और यूपीएससी प्री 2020 के संदर्भ में इकोनॉमिक सर्वे जो कि घटना चक्र का जो है करंट अफेयर्स के रूप में आया हुआ है मार्केट में, तो उसकी ये तीसरी श्रृंखला है जिसको लेके हम आपके सामने आए। ये क्विक रिवीजन की श्रृंखला है। अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं, अगर नहीं भी पढ़े हुए हैं तो भी आप इन आंकड़ों को फटाफट देखें, क्योंकि यूपी पीसीएस प्री लगभग जो घटना चक्र का इकोनॉमिक सर्वे है नियर अबाउट यहीं से सभी क्वेश्चन कंप्लीट फंस जाते हैं। तो आप यूपी पीसीएस के संदर्भ में इसे अधिक महत्व दें। यूपीएससी में भी आंकड़े फायदे करेंगे अगर क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड, क्योंकि आंकड़े तो वही रहेंगे। और चलिए स्टार्ट कर देते हैं आपके लिए। ये है आपके राष्ट्रीय आय के अंतिम आंकड़े हैं 2019-20 के संदर्भ में। आप देख सकते हैं राष्ट्रीय आय के आंकड़े केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत सीएसओ जारी करता है। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। 19-20 के स्थिर कीमतों पर एवं चालू कीमतों पर आंकड़े जारी किए गए हैं। चालू कीमतों पर अनंतिम आंकड़े हैं। ये अनंतिम का मतलब अभी क्लियर नहीं है, एक अनुमानित आंकड़ा है ये राष्ट्रीय आय पे, इसे अनंतिम कहते हैं। आगे आप देखेंगे उत्पादन के नवीनतम आंकड़ों जो आकलन है सरकारी व्यय मुख्य क्षेत्रों को यथासंभव जैसे संचार, बैंकिंग, बीमा, रेलवे, परिवहन आदि के संदर्भ में इन आंकड़ों पर आधारित प्रमुख देख सकते हैं। आप देखेंगे अगर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के संदर्भ में स्थिर कीमत है आधार बस 11-12, तो आप ये आधार बस याद रखेंगे। और देखेंगे 19-20 के स्थिर कीमतों पर वास्तविक जीडीपी अथवा सकल घरेलू उत्पाद कोई बढ़कर आंकड़े हो जो है क्या हो गया 145.66 लाख करोड़ रुपए के स्तर तक पहुंच जाने का अनुमान है। आप देखेंगे 19-20 में जीडीपी वृद्धि पर जो है जो 19-20 में थे 4.2 रहने का अनुमान है, वृद्धि के संदर्भ में है, ध्यान रखिएगा। आगे जबकि वित्त वर्ष 18-19 में देखेंगे ठीक जो है आप इसमें जीडीपी में वृद्धि दर देखेंगे तो आप देखेंगे 6.1% रहने की अनुमान था। अब बुनियादी कीमतों पर सकल मूल्य वर्धित जीबीए के संदर्भ में आप देख सकते हैं, तो बुनियादी स्थिर कीमतों पर 2011-12 पर जीबीए अर्थात वास्तविक जीबीए के वर्ष 18-19 के 128.03 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर आप देखेंगे जीबीए का मतलब है जो है ग्रास वैल्यू एडेड के संदर्भ में ये सकल मूल्य वर्धित बोला जाता है, इसे याद रखना इसे ठीक। तो 18-19 के संदर्भ में देखेंगे 128.03 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 133.01 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच जाने का अनुमान है। और 19-20 में देखेंगे वास्तविक जीबीए की अनुमानित वृद्धि दर 3.9 रहने का अनुमान था। आप देख सकते हैं 18-19 में जो है 6.36 जो आंकी गई थी, बहुत छोड़िए आप सेक्टर देख सकते हैं 10% से ज़्यादा सेक्टर में देखेंगे रहने का अनुमान है। आंकड़ा तो लोक प्रशासन, रक्षा, अन्य सेवाएं में 10% है। निर्माण, बिजली, गैस, जलापूर्ति, उपयोगी सेवाएं, वित्तीय, चल अचल संपत्ति, प्रोफेशनल सेवाएं क्षेत्रों की वृद्धि पर क्रमशः आप देखेंगे। जो आंकड़ा नहीं पूछा जाएगा, आप देख लें एक बार, ये इन क्षेत्रों में रहने का अनुमान है। बाकी आपसे पूछा जाएगा भी स्टेटमेंट में, आप इसमें देख सकते हैं। अगर आपको देखना है तो 1.3 क्रमशः है, आप जोड़ते जाएंगे 1.3, 4.1 से 4.6 ये सारे अनुमान हैं। आप कृषि वानिकी के संदर्भ में देखेंगे और कृषि वानिकी मत्स्य पालन के संदर्भ में देख सकते हैं। फिर खनन एवं उत्खनन के संदर्भ में देखेंगे, व्यापार, होटल के संदर्भ, परिवार, संचार, अन्य सेवाओं के संदर्भ में तो आंकड़े आप देख सकते हैं। आगे प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में बात कर सकते हैं 19-20 में, तो रही है आंकड़े आप देख सकते हैं। ये स्थिर कीमतों पर है 94.9 से 54, आप याद रखें ये 18-19 के संदर्भ 19-20 के संदर्भ में है। और अब जबकि अनुमान है, जबकि वर्ष 18-19 में देखेंगे ये फर्स्ट जो आंकड़े हैं तो 92,085 रुपए थी। अब आप वर्तमान कीमतों के संदर्भ में देखेंगे सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में, तो 19-20 में देखेंगे जीडीपी का जो है इसमें बढ़कर जो योगदान है जो स्थिर की चालू कीमतों पर
तो 203.4 लाख करोड़ रुपए अनुमान है। और 18-19 में देखेंगे तो 189.71 लाख करोड़ रुपए थी। ये इस तरह यह 77.2% वृद्धि अनुमान है। राष्ट्रीय आय के संदर्भ में देख सकते हैं 19-20 के दौरान वर्तमान कीमतों पर सकल राष्ट्रीय आय जो थी 201 जो है 8 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। आप इसे देख सकते हैं। आगे हम इसकी जो डेटाज हैं आपका दिखा सकते हैं। इसमें सबसे वीक से उसको जो पढ़ रहे हैं यहाँ दिखा देंगे तो आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं चालू कीमतों पे है, ये स्थिर कीमतों पे है 11-12 में। तो आप देख सकते हैं सकल राष्ट्रीय आय है वो आप देख सकते हैं। सकल राष्ट्रीय आय के संदर्भ में, सकल जीबीए के संदर्भ में आपको बताया था 128 शुद्ध घरेलू एनडीपी होता है, वो शुद्ध घरेलू उत्पाद होता है जो 123.72 है। और सकल घरेलू उत्पाद में जीटीबी संदर्भ में देखेंगे तो आप 139.81 देखेंगे। अब राष्ट्रीय आय जीएनआई के संदर्भ में देखेंगे तो 138.29 और देखेंगे शुद्ध राष्ट्रीय आय के संदर्भ में तो 122.20 है। और प्रति व्यक्ति आय रुपए में देखेंगे तो प्रति व्यक्ति आय रुपए में देख रहे हैं ये 18-19 के संदर्भ में देख सकते हैं स्थिर कीमतों पर तो ये 92,085 रुपए है। और 94,954 रुपए जो है वो 19-20 में है। ये स्थिर कीमतों पर यही आंकड़ा आपसे पूछा जाएगा, बाकी आंकड़े नहीं पूछे जाएंगे। तो आप इस आंकड़े को मात्र याद रखेंगे, बाकी आप छोड़ दें। आगे देखें आप तो चालू कीमतों में देखेंगे, चालू कीमतों में देख सकते हैं कि 1,26,521 रुपये था जो चालू कीमत है 18-19 का। और 19-20 में देखेंगे 1,34,226 रुपये है। ये 19-20 का आंकड़ा है। बस इसी को देखें और बाकी छोड़ सकते हैं। अब आप इसमें देखेंगे जीबीए में वृद्धि दर आप देखेंगे स्थिर कीमतों में 18-19, 19-20 के संदर्भ में तो आप देख सकते हैं किस किस में कौन सा एरिया है। तो आप देख सकते हैं इसमें, हालांकि इसमें आपको एरिया वाइज देखना है तो आप स्थिर कीमतों में देख सकते हैं 19-20 में। कृषि एवं वानिकी में आप देखें ये आंकड़ा कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आंकड़ा और खनन में 3.1 है। विनिर्माण में आप देखेंगे जो 0.03 है। और बिजली गैस आपूर्ति अन्य सेवाओं में देखेंगे 4.1 है। और निर्माण के क्षेत्र में आप देखेंगे ठीक 1.3 है। व्यापार, होटल, परिवहन, संचार एवं प्रशासन संबंधी सेवाएं हैं तो 3। और लोक प्रशासन, रक्षा सेवाएं अन्य सेवाओं में आप इस आंकड़े को याद रखें। यह आंकड़ा पूछ सकता जाता है क्योंकि ये लोक प्रशासन संबंधित आंकड़ा है। 2 आंकड़े आप याद रखें, बाकी आप छोड़ सकते हैं। सेम चीज़ आप आ सकते हैं कृषि वानिकी में आप देखेंगे चालू कीमतों में अगर पूछा जाए, हालांकि स्थिर कीमतों का आंकड़ा पूछा गया अभी तक, अगर बाई चांस आपको चालू कीमतों में पूछ दिया जाए तो आप देख सकते हैं ये है 11.4 है। और आप इसमें देखेंगे 15.7 है। और बाकी आंकड़े आप छोड़ सकते हैं, छोड़ना चाहें तो। और जीबीए टोटल देखेंगे स्थिर कीमतों पर 6% है। और आप देखेंगे ये 18-19 में था, ये 19-20 का 3.9 है। और 18-19 में 10.5 है और 19-20 का 7 रखा गया है। बाकी आप कृषिगत उत्पादन संबंधी आंकड़े देख सकते हैं 18-19 के संदर्भ में है। 3 बड़े उत्पादक राज्यों के संदर्भ में है भारत में। आप देखेंगे खाद्यान्न के संदर्भ में आपको पता है खाद्यान्नों में आप देखेंगे टोटल तो खाद्यान्न का पहला है जो इंडेक्स में पहला है तो चावल के संदर्भ में तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब आप देख सकते हैं इसे, ठीक है। और गेहूं के संदर्भ में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश है। मक्का के संदर्भ में देख सकते हैं आप कर्नाटक, मध्य प्रदेश और बिहार है। और आप देखेंगे ज्वार के संदर्भ में कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु है। बाजरा के संदर्भ में देखेंगे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा है। इस आंकड़े को देख सकते हैं। और आप देखेंगे कुल मोटे अनाजों के संदर्भ में तो आप देखेंगे राजस्थान है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है। और चना के संदर्भ में देखेंगे तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र है। तूर अरहर के संदर्भ में देखेंगे आप मार्केट जाते हैं तो पूछता है वो ना तूर अरहर, तो देखो ये तूर अरहर का संदर्भ
कर्नाटक में है सबसे ज़्यादा, फिर महाराष्ट्र में, फिर मध्य प्रदेश में है। अगर कुल दालों के संदर्भ में देखोगे तो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और उत्तर प्रदेश है। अब कुल खाद्यान्न की बात आएगी तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब का स्थान आएगा। अब इस संदर्भ में आप तिलहन को देख सकते हैं तो गुजरात है, राजस्थान है और तमिलनाडु है। आप रेस्पीड सरसों और तो राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश है। सोयाबीन के संदर्भ में देखेंगे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान है। सूरजमुखी के संदर्भ में देखेंगे कर्नाटक है, उड़ीसा है और हरियाणा है। अब कुल तिलहन के संदर्भ में देखेंगे तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और जो है तिलहन है, महाराष्ट्र है। आप आगे देख सकते हैं। आगे गन्ना के संदर्भ में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है और कर्नाटक है। ठीक है, उत्तर प्रदेश है और महाराष्ट्र है और कर्नाटक है। तो गन्ना के संदर्भ में आप देख सकते हैं। कपास के संदर्भ में देखेंगे तो महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना है। और जूट और मेस्ता के संदर्भ में देखेंगे पश्चिम बंगाल है, बिहार है और असम है। आगे देखेंगे आलू में उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल और बिहार है। ऐसा आप देख सकते हैं आंकड़ा। अब प्याज मीट्रिक टन में देखेंगे तो प्याज में महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है। और सुपारी के संदर्भ में देखेंगे कर्नाटक है, केरल है और असम है। आगे नारियल में देखेंगे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु है। और काजू में देखेंगे तो महाराष्ट्र है। ये आंकड़ा कई बार यूपी वाले पूछ चुके हैं, फिर से पूछने की संभावना है, याद रखना। काजू में पहला स्थान महाराष्ट्र का है, नारियल में पहला स्थान केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु का है। सुपारी में कर्नाटक, केरल, असम का है। प्याज में महाराष्ट्र का है। आंकड़े देखेंगे तो काजू के संदर्भ में पहला आंकड़ा था 1000 मीट्रिक टन में महाराष्ट्र, दूसरा है आंध्र प्रदेश। ठीक, साउथ इंडिया के स्टेटों में गिनती नहीं है तो महाराष्ट्र देख सकते हैं, जो महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट। आंध्र प्रदेश में देख सकते हैं, इसमें दूसरे स्थान पे है। उड़ीसा तीसरे स्थान पे है। कुल फल के संदर्भ में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है। और कुल सब्जियों के संदर्भ में देखेंगे तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। अब मसालों के संदर्भ में अगर चर्चा करें तो देखें मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात है, याद रखना। और आप देख सकते हैं आगे। अब हम बात करें जो प्रमुख फसलों का उत्पादन सकल क्षेत्र में उत्पादकता के संदर्भ में। ठीक, इस आंकड़े को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि आप इतना जानें कि खरीफ है, रबी हैं। तो अनाज में देखेंगे जो रबी, खरीफ। ठीक, दालें हैं, खरीफ, रबी। चावल है, खरीफ, रबी। गेहूँ, ज्वार, खरीफ, रबी। मक्का, बाजरा, ये सभी बागानी फसलों में आप जाएंगे तो चाय, रबर आपको देखेंगे। जूट और कपास, रेस्पीड और सरसों, गन्ना, अलग अलग आंकड़े हैं, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आप विभिन्न फसलों के अंतर्गत विभिन्न संचित क्षेत्र देख सकते हैं। तो ये आंकड़ा है, आपको देखना चाहे अलग अलग एरियाज में कभी कहीं पूछे जाएँ आप देख सकते हैं। कुल खाद्यान्न के संदर्भ में तो ये आंकड़े जो दिए हैं सिंचित एरिया के संदर्भ में देखें। खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान है। आप देखेंगे तो खाद्यान्न का एरिया, ये आंकड़े आप छोड़ सकते हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आगे आप देख सकते हैं फसल उत्पादकता भारत और विश्व के संदर्भ में। फसल उत्पादकता है भारत और विश्व के संदर्भ में देखेंगे तो धान की सबसे ज़्यादा उत्पादकता है वो पंजाब में है, गेहूं की पंजाब में है, मक्का की तमिलनाडु में है और देखेंगे कपास की पंजाब में है। इसे याद रखें आप, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। उच्चतम उत्पादकता अगर चीन के संदर्भ में देखेंगे तो धान की उच्चतम उत्पादकता जो है चीन में है और गेहूं की उच्चतम उत्पादकता जर्मनी में है और मक्का की जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अब खबर जो उर्वरक खपत के संदर्भ में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा किलोग्राम हेक्टेयर में उत्पादकता देखेंगे तो तेलंगाना में सबसे ज़्यादा है, पुडुचेरी में सबसे ज़्यादा है और बिहार में सबसे ज़्यादा है। तो तेलंगाना, पुडुचेरी और बिहार के संदर्भ में है। आगे पंजाब के संदर्भ में है, आप देख सकते हैं, और हरियाणा के संदर्भ में है। तो तेलंगाना, पुडुचेरी, बिहार और पंजाब है। आगे आम उर्वरक खपत के संदर्भ में देखेंगे तो 1000 टन में तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा कर रहा है, महाराष्ट्र दूसरे पे है और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पे। आप देख सकते हैं उर्वरक खपत के संदर्भ में, किलोग्राम हेक्टेयर के संदर्भ में तो तेलंगाना पहले, पुडुचेरी दूसरे, बिहार तीसरे, पंजाब चौथे, हरियाणा पांचवा। तो आप देख सकते हैं तेलंगाना, पुडुचेरी और बिहार, पंजाब, हरियाणा। ठीक, इस संदर्भ में देख सकते हैं। कृषि और उत्पादकता विश्व के संदर्भ में देखेंगे तो चावल के संदर्भ में देखेंगे, चावल पहले स्थान पर चीन है, फिर भारत है, फिर इंडोनेशिया है। ठीक, आप तीन याद रखें। गेहूं के संदर्भ में चीन है,
भारत है और रूस है तीसरे स्थान पे। आप संयुक्त राज्य अमेरिका या क्योंकि प्रेरी प्रदेशों में गेहूं ज़्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन रूस तीसरे स्थान पे है, कौन से स्टेपी प्रदेशों में है। आगे भाई आगे बात करें, मक्का संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन ब्राज़ील के संदर्भ में देख सकते हैं। जौ जो है रूस, फ्रांस, जर्मनी, तो रूस में जौ बहुत होते हैं, फ्रांस और जर्मनी है। दूसरे तीसरे में ज्वार के संदर्भ में देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, नाइजीरिया और सूडान है। आप बाकी भारत का स्थान ज्वार में कौन सा है? भारत का स्थान ज्वार में 5वें नंबर पर, याद रखना। आगे दलहन में देखेंगे तो भारत पहले है, पोलैंड दूसरा है, यूके तीसरा है। और ध्यान रखें अफ्रीकी महाद्वीपों में सबसे ज़्यादा दाल मोजाम्बिक में उगाई जाती है। ठीक, याद रखना, क्वेश्चन कभी बने तो आप बना सकते हैं, यहाँ से पूछा जा सकता है। तो भारत, पोलैंड, यूके, इसके बाद मोजाम्बिक। आगे देखेंगे मूंगफली के संदर्भ में छिलका युक्त वाले में तो आप देखेंगे चीन है, भारत है और नाइजीरिया है अफ्रीका महाद्वीप में, क्योंकि मूंगफली के संदर्भ में अफ्रीका महाद्वीप से क्वेश्चन बन चुका है। आगे दलहन के संदर्भ में देखेंगे तो मोजाम्बिक है और मूंगफली के संदर्भ में नाइजीरिया है। और भारत का स्थान इसमें देखेंगे मूंगफली में जो है दूसरे स्थान पर, तो चीन भारत के बाद है। और दलहन में भारत, पोलैंड, यूके के बाद मोजाम्बिक है। आप सूडान की बात करें तो सूडान में देख सकते हैं, सूडान ये मूंगफली की बात है, चौथे नंबर पर सूडान है। आप रेडसीड सरसों में देखेंगे तो कनाडा पहले है, चीन दूसरा है और भारत तीसरा है। ध्यान रखना, कनाडा, चीन, कनाडा, भारत है। इंडिया की बात है तीसरे नंबर पर रेडसीड सरसों। और सोयाबीन के संदर्भ में देखेंगे सबसे ज़्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर ब्राज़ील, फिर अर्जेंटीना, फिर चीन, फिर भारत। तो सोयाबीन में भारत का स्थान 5वां है। और सूरजमुखी में देखेंगे, सूरजमुखी बीज वाले हैं जो, तो उसमें सबसे ज़्यादा यूक्रेन वाले सूरज निकलता है। तो दूसरा रूस देख सकते हैं, तीसरा अर्जेंटीना देख सकते हैं। तो आप देखेंगे यूक्रेन, रूस, अर्जेंटीना ये सभी देश हैं। गन्ना के संदर्भ में देखेंगे तो भारत पहले स्थान पे है, चीन दूसरे स्थान पे है, थाईलैंड तीसरे स्थान पे है। आपके पड़ोसी देश पाकिस्तान भी नंबर लिए हुए है गन्ने में, चौथे 5वें स्थान पे है, याद रखिएगा। आगे बात करें कपास की तो बीज के संदर्भ में है, तो कपास बीज में देखेंगे चीन पहले स्थान पे है, भारत दूसरे स्थान पे है और तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है कपास बीज के संदर्भ में। और बात करें जूट के संदर्भ में तो देखेंगे भारत, बांग्लादेश, चीन, ठीक, उज्बेकिस्तान, नेपाल। आप देखेंगे जूट का अधिकतर हिस्सा भारत के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, बिहार, असम और बंगाल, इन स्टेटों के साथ बांग्लादेश में है कुछ, इन एरियो में एकाधिकार है लगभग। बाकी भारत में जूट नहीं होता है। अगर आलू के संदर्भ में देखें सबसे चीन है, दूसरा भारत है, तीसरा यूक्रेन है। आप देख सकते हैं चीन के बाद आलू, चीन जो है आलू उत्पादन में भी पहले स्थान पे है। अगर आपको कोई भी आंकड़ा विश्व लेवल का पूछा जाए तो पहले स्थान पर अगर आपको एग्जैक्ट पता हो तो आपको मारेंगे यही आंसर। अगर ना पता हो, अगर उसमें चीन ऑप्शन हो और भारत ऑप्शन हो, ठीक, तो आप चीन भारत में पहले वरीयता चीन को देखें, अधिकतर चीन है, ठीक, क्योंकि अधिकतर चीज़ों पे चीन का लगभग देखेंगे आंकड़े हैं। आप ध्यान रखिएगा, प्याज या सूखी में चीन है, भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। हालांकि नेगेटिव मार्किंग है इसलिए आप ज़्यादा ज़बरदस्ती आंकड़ा नहीं लें। टमाटर चीन है, भारत है, याद रखना, संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे नंबर पर है। सेब के संदर्भ में देखेंगे तो चीन है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, पोलैंड है, तुर्की है और ईरान है। देखें भारत से ज़्यादा भारत में सेब का स्थान नहीं है। आप देखेंगे पोलैंड के बाद आप देखेंगे तुर्की वाले भी सेब उगा रहे हैं और ईरान वाले भी सेब उगा रहे हैं, जिसका विश्व उत्पादन में नाम है। आगे देखेंगे केला, केला तो भारत का है क्योंकि केला उष्णकटिबंधीय फल है। आप देखेंगे भारत, चीन, इंडोनेशिया, ठीक, और नारियल की बात करेंगे इंडोनेशिया और फिलीपींस। भारत तीसरे स्थान पे ध्यान नारियल में। आगे बात करें तो अंगूर में देखो चीन है, पहले इटली हुआ करता था लेकिन अब चीन हो गया। तो देख सकते हो चीन, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन, फ्रांस। और संतरे के संदर्भ में बात करें तो ब्राज़ील है, फिर चीन है, फिर भारत है। चुकंदर के संदर्भ में देख सकते हैं, चुकंदर रूस पहले है, फ्रांस दूसरा है और चुकंदर का आंकड़ा पूछा भी जा चुका है, ध्यान रखिएगा। रूस, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका, याद रखें आप। मसालों के संदर्भ में देखेंगे
भारत पहले स्थान पे है, तुर्की दूसरे स्थान पे, बांग्लादेश तीसरे स्थान पे है। चाय के संदर्भ में देखेंगे, चीन पहले है, भारत दूसरा है, केन्या तीसरा है, श्रीलंका चौथा है, तुर्की पांचवा है। चाय का तो आंकड़ा यूपी वालों के लिए खास पसंदीदा विषय है। आगे कॉफी की बात करें, हरी के पत्ती के संदर्भ में, तो ब्राजील, वियतनाम, इंडोनेशिया और कोलंबिया आप देखेंगे। ब्राजील, वियतनाम और इंडोनेशिया के नाम है। तंबाकू के संदर्भ में देखेंगे, टोबैको जो है अनमस्टर्ड तंबाकू अन मैन्युफैक्चर्ड की बात करेंगे, चीन पहले स्थान पे है तंबाकू में, ब्राजील दूसरे स्थान पे है और भारत तीसरे स्थान पे है। कोकोआ बीन्स की बात करें तो कोटे आइवरी कोस्ट है, ठीक। कोकोआ तो आपको पता ही है, कोकोआ में आइवरी कोस्ट अधिकतर अफ्रीकी देश होंगे नियर अबाउट, तो आइवरी डी देखेंगे, कोटे डी आइवरी कोस्ट है, फिर घाना है, ठीक है। इंडोनेशिया आ गया तीसरे नंबर पे, फिर देखिए नाइजीरिया फिर आ गया और पांचवें पे कैमरून है। तो अधिकतर कोकोआ या बीन्स अफ्रीकी महाद्वीप के ये एक कंदमूल फल है, याद रखिएगा कंद में आएगा। आगे बात करें नाइजीरिया, तो आप प्राकृतिक रबर के संदर्भ में देखेंगे तो थाईलैंड है, इंडोनेशिया है और वियतनाम है, इसे हम प्राकृतिक रबर में देखेंगे। और प्राकृतिक रबर में भारत का स्थान चौथा है, ठीक, याद रखना। जहाँ तक भारत का स्थान ना आए तब तक आंकड़े आप देखते रहेंगे। कुल दूध के संदर्भ में देखें तो भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान तीसरे नंबर पर, याद रखना इस चीज़ को। आंकड़े हम बात करें आगे तो भारत के स्थिति 2017 के संदर्भ में देखेंगे, कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्र के इसमें संदर्भ में आप देखेंगे मिलियन हेक्टर में, तो आप देख सकते हैं भारत का रैंक है 7वीं ट्रस्ट के संदर्भ में। कुल भू क्षेत्र में भी देखेंगे 7वीं है। कुल कृषि योग्य जो भूमि है वो भारत विश्व में दूसरे स्थान पर रखता है, याद रखना, ठीक है। तो आगे कृषि योग्य भूमि भारत की रैंक दूसरी है। अगर हम जनसंख्या के मिलियन के संदर्भ में बात करेंगे तो चीन, अपने चीन दूसरे स्थान पे कौन है, भारत है, पहले स्थान पे चीन है, सभी को पता है। तो आप देखेंगे कुल क्षेत्रफल में रूस, कनाडा, अमेरिका और चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल के हिसाब से ये देश दिए हैं, तो आप याद रखेंगे रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वो अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और BAI रूस, इस संदर्भ में एक आंकड़ा बदल जा रहा है, लेकिन अगर ये पूरे क्षेत्र देशों के हिसाब से देखोगे तो आप दिखाई पड़ेगा आपको रूस है, कनाडा है, फिर अमेरिका है और ये ब्राज़ील, चीन, ये इस तरीके से इसमें एक आंकड़ा दिखाएंगे आपको भी, तो देख सकते हैं इसे, इस फार्मूले को लगा सकते हैं आप, RCA ठीक है, CBAI, और एक आंकड़ा इधर उधर हो रहा है रखू भाई में, बाकी आंकड़ा सेम है, लगाने की कोशिश कर रहे थे नहीं लगा, तो आगे देख सकते हैं। कुल उत्पादन में देखेंगे तो भारत की स्थान, कुल अनाज उत्पाद गेहूं, कुल अनाजों में देखेंगे तो कुल अनाज में देखेंगे भारत जो है तीसरे स्थान पे है, गेहूं में दूसरे स्थान पे बता ही चुके हैं। बाकी आंकड़े कुल वैसे ही हैं जैसे हम आपको पहले दूसरे में बता चुके हैं। आगे हम बात करें वही सेम चीज़ चल रही है। आगे आप देखेंगे पशु उत्पाद मिलियन टन में कुल दूध में पहला है, अंडे में तीसरा है और कुल मांस में छठा स्थान है, और चीन अब पहले स्थान पे है, चीन अंडे में प्रथम स्थान पे, ध्यान रखना। आगे उद्योग जगत की बात होगी, भारत में सर्वाधिक जो है उद्यम है, ऐसे उद्यम जिनका स्वामित्व सरकार या राज्य सरकार के पास हो, आवश्यक नहीं कि इनका प्रबंधन भी राज्य करे, सार्वजनिक उद्यम कहलाते हैं। स्वतंत्रता पहले सार्वजनिक उद्यम नहीं के बराबर थे, इनका विस्तार स्वतंत्रता के बाद जो है पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किया गया, ध्यान रखना। आगे उद्यमों की स्थापना 3 उद्देश्यों के लिए की जाती है। पहला, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना,
और अर्थव्यवस्था में विद्यमान व्यापक बेरोजगारी, गरीबी जैसी समस्याओं से समाधान। अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, जिसे आपको पता होना चाहिए। समाज में सभी वर्गों के लिए सार्वजनिक एवं मेरिट वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए है। आगे निजी क्षेत्र के ऊपर नियामक तंत्र के रूप में कार्य करते हुए आवश्यक वस्तुओं की कीमत का निर्धारण नेता के रूप में करने के लिए आगे छोड़ सकते हैं, इसे कोई खास चीज़ नहीं है। आगे बात करें, सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक एवं व्यावसायिक इकाइयों को 3 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला, विभागीय स्तर पर संचालित होने वाली इकाइयाँ, रेलवे, डाक विभाग देख सकते हैं। आगे वैधानिक नियमों से संचालित होने वाली गैर विभागीय इकाइयाँ, LIC जो है, FCI, NTPC, ONGC। आगे कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत सरकारी कंपनियों द्वारा संचालित इकाइयाँ, सेल, भेल, गेल। ठीक है, नवरत्न कंपनियां देख सकते हैं। तो ये सार्वजनिक उपक्रमों के विशिष्ट वर्ग हैं। इसकी धारणा 22 जुलाई 1997 को ये आई थी। मतलब नवरत्न जो कॉन्सेप्ट है जो 1997 में आया था। नवरत्न कंपनियों की संख्या प्रेजेंट टाइम 14 है। आप देख सकते हैं जो लेटेस्ट आपको RECL, नाल्को, MTNL, PFC, भेल, ठीक, SCI, HAL, OIL, RINL, NMDC और NLC, NBCEI, NBCCI और FII और कॉप के संदर्भ में देख सकते हैं। ये कंपनियां क्या करेंगी, इनकी विशेषता, कंपनियां 1000 करोड़ रुपए का निवेश स्वविवेक के आधार पर करेंगी। जो इसका प्रबंधक निदेशक होगा वो 1000 करोड़ रुपए का निवेश अपने विवेक से करेगा। अब महारत्न कंपनियां पर जो है यह नवरत्न की एक विशेष श्रेणी है। ये देखेंगे इस धारणा में का प्रारंभ जो है 4 फरवरी 2010 को किया गया था। आप देख सकते हैं 4 फरवरी 2010 को क्या किया था, नवरत्न की एक विशेष श्रेणी है। तो नवरत्न की एक विशेष श्रेणी में देखेंगे इस धारणा का प्रारंभ 4 फरवरी और 2010 को किया गया था। तो इसमें देख सकते हैं महारत्न, आप देखेंगे नवरत्न 1997 में आया, तो महारत्न 2 फरवरी 2010 में आया। आगे देखेंगे महारत्न कंपनियों की संख्या इस समय 10 है। नवरत्न कंपनियों से में ही महारत्न कंपनियों को दर्जा दिया जाता है। इसका एक क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया को जो फुलफिल कर देता है वही महारत्न बन जाता है। तो आप 10 हैं। पहला देखेंगे सेल, ONGC, IOC, NTPC, CIL, गेल, भेल, BPCL, HPCL और PGCIL। ये सभी हैं। ये कंपनियां 5000 करोड़ रुपए तक का अपना निवेश स्वाविवेक के आधार पर करेंगी। आगे मिनी रत्न की बात करें तो देखेंगे मिनी रत्न की भी जो नवरत्न और मिनी रत्न साथ साथ आए थे। नवरत्न आएगा तो उसके साथ मिनी रत्न भी आएगा। तो 2 श्रेणियों में विभाजित की गई, मिनी रत्न प्रथम, मिनी रत्न द्वितीय। तो कुल मिनी रत्न कंपनियां हैं 73। मिनी रत्न में हैं प्रथम में 61 कंपनियां हैं और देखेंगे मिनी रत्न 2 में 12 कंपनियां हैं। आप देखेंगे श्रेणी 1 के उपक्रमों को 5000 करोड़ जो 500 करोड़ रुपए की क्या होगी, 500 करोड़ रुपए या अपनी परिसंपत्ति के बराबर जो भी कम हो। ठीक है, इसमें जो भी कम होगा उसका विवेक के आधार पर क्या होगा, निवेश कर सकते हैं। आगे श्रेणी 2 में देखेंगे तो ये 300 करोड़ रुपए या अपनी परिसंपत्ति का 50%। ठीक, श्रेणी 2 की खास विशेषता है। आप दोनों को श्रेणी पूछी जाए तो ध्यान रखना। तो इसमें 300 करोड़ रुपए या अपनी परिसंपत्ति का 50% जो भी कम हो, अपनी जो भी ज़्यादा नहीं या जो भी कम है दोनों में, और स्वविवेक के आधार पर। आगे देखेंगे तो कोयला या कोर उद्योग के क्षेत्र की कुल वृद्धि दरों को देख सकते हैं। कोयला में देख सकते हैं कोयला का जो भारांश है, आप इसको कुल मिला के जो वृद्धि क्षेत्र है, हम आपको एक आंकड़ा बता दें, बस वही आप याद रखिए। कोयला 18-19, सीमेंट, इस्पात, उर्वरक, यह वृद्धि दर देखेंगे। एक तो सबसे कम वाला देख लीजिए, उर्वरक है जिसकी वृद्धि दर जो है उद्योगों में 0.3 है। और देखेंगे सीमेंट की जो वृद्धि दर 18-19 में 13.3 है। बाकी कोई आंकड़ा ऐसा है जिसकी वृद्धि दर में देखेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं वैसे पूरा आंकड़ा। अब बात करें छठी गणना, आर्थिक गणना, तो छठी जो 6 है, आर्थिक गणना देश की अपनी भौगोलिक
सीमाओं के भीतर स्थित सभी उद्यमों की जो संपूर्ण गणना है। छठी आर्थिक गणना राज्य संघराज्य क्षेत्र के संदर्भ में आगे बात करें तो देखेंगे कि सभी राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों के में जनवरी 2013 से अप्रैल 2014 तक के दौरान आयोजित की गई थी। आप देख सकते हैं छठी आर्थिक गणना राज्य संघ राज्य क्षेत्र के सरकारों के सहयोग से देश के सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में जनवरी 2013 से अप्रैल 2014 के बीच दौरान आयोजित की गई थी। आप ध्यान रखना 13-14 में छठी आर्थिक गणना सभी संघ राज्य क्षेत्रों में आयोजित की गई थी। बहुत खास नहीं है, ठीक है। इतनी देर से आपके साथ बेकार बात की। आगे बात करें क्रियाकलाप छठी आर्थिक गणना के क्षेत्रागार के बराबर रखे गए हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कुछ खास नहीं है भाई दोस्त इसमें। आगे बढ़ते हैं। छठी आर्थिक गणना में कुछ है 12 जुलाई 2016 को इसके आंकड़े छठी आर्थिक गणना संबंधी राज्य स्तरीय रिपोर्टों में देखेंगे। बस आप ये याद रखिए जो है आर्थिक गणना छठी आर्थिक गणना 2013 में की गई थी, जो 16 में इसके आंकड़े निर्देश जारी किए गए थे और मतलब इसके निर्देश या गाइडलाइन। अब देखेंगे कि सातवीं जो आर्थिक जनगणना है वो आर्थिक गणना जारी है, याद रखना। और बाकी तो आप छोड़ सकते हैं। एक आंकड़ा है इसमें हथकरघा उद्योगों के लिए आंकड़ा पहली बार एकत्रित किया गया है। ठीक, छठी आर्थिक गणना में आप देखेंगे पहली बार इन्हें आपसे पूछा जाए तो ये यही क्वेश्चन है कि आर्थिक गणना जो है छठी आर्थिक गणना में ऐसा कौन सा एक आंकड़ा है जिसको शामिल किया गया, तो ये है हस्तशिल्प हथकरघा उद्योगों के लिए आंकड़ा इसमें पहली बार शामिल किया गया है, ध्यान रखना। आगे बात करें उद्यम कुछ तो अच्छा नहीं, चलिए इसको छोड़ दें। आप देख सकते हैं 2005 से रोजगार में वृद्धि दर है जो 18.13% है, परसेंटेज में है। 38.13% है रोजगार की वृद्धि। आगे बात करें 2005 से दी गई है रोजगार। आगे हम बात करें तो विनिर्माण क्षेत्र सबसे बड़ा नियोजक था, जिसमें आप देखेंगे रोजगार प्राप्त में जो भी था उसमें विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा सबसे ज़्यादा है। अगर हम शीर्ष 5 राज्यों की बात करें तो देखेंगे सबसे ज़्यादा रोजगार महाराष्ट्र दे रहा है, फिर उत्तर प्रदेश दे रहा है और तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। याद रखिएगा 3 आंकड़े और हैं। फिर तमिलनाडु का हिस्सा आएगा। सबसे अधिक रोजगार वृद्धि दर देखेंगे अगर आप तो मणिपुर की है। अगर वृद्धि दर के संदर्भ में देखेंगे तो मणिपुर की है, इसके बाद असम की है। याद रखना महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा रोजगार दे रहे हैं, तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। आगे बात करें तो वृद्धि दर में देखेंगे असम, वो मणिपुर, असम, उसके बाद उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर तीसरे स्थान पे है, इसलिए और इम्पोर्टेंस हो जाता है। हम आगे बात करें महिला उद्यमी की, तो महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले कुल उद्योग की संख्या 8.05 मिलियन जो है 13.76% है। आगे उद्यमों में 13.45 मिलियन व्यक्तियों वाले जो है 10.24 रोजगार मिले हैं, जिनमें आप देखेंगे 83.19% उद्यमों में नियोजित मजदूर नहीं थे। महिला उद्यमियों के तहत जो भी आपको मिले हैं तो आप इसे छोड़ दीजिए, बहुत आगे आप कहाँ से पढ़ेंगे इतना। आगे हम बता दें राज्यों में महिला स्वामित्व उद्योगों के संदर्भ में आप देखेंगे, हाँ, महिला स्वामित्व वाले विनिर्माण तथा खुदरा व्यापार का प्रतिशत सबसे अधिक है। आप देखेंगे महिला स्वामित्व वाले जो उद्योग हैं, पहला सबसे ज़्यादा विनिर्माण है, दूसरा है खुदरा व्यापार। कभी पूछा जाए तो याद रखना। आगे बात करें राज्यों के संदर्भ में तो महिला स्वामित्व वाले उद्योगों में सबसे पहले है तमिलनाडु, पहले स्थान पे है जो सबसे बड़ा शेयर है। दूसरा है केरल के संदर्भ में आप देखेंगे जहाँ जहाँ
लिटरेसी रेट ज़्यादा होगी, आपको देखने को मिलेगा वहाँ महिला उद्यमों की संख्या ज़्यादा है। आप तमिलनाडु, केरल, साउथ इंडिया में जाएंगे, हालांकि तमिलनाडु पहले है, लेकिन लिटरेसी रेट में केरल है। फिर भी आप देखेंगे जो है उद्यमों की संख्या तमिलनाडु पहले स्थान पे है, केरल दूसरे स्थान पे है, आंध्रा तीसरे स्थान पे है। याद रखना, महिला स्वामित्व वाले उद्यमों में उद्यम जो है 1.6% था। आगे आप छोड़ सकते हैं इसे। आगे आप देख सकते हैं हस्तशिल्प हथकरघा उद्योग। तो आप देखेंगे हस्तशिल्प हथकरघा उद्योगों में सबसे ज़्यादा है। तो उद्यमों की संख्या कितनी है? 1.87 मिलियन है। आगे देख सकते हैं इसमें रोजगार के संदर्भ में, तो कोई खास रोजगार छोड़िए, हम आपको एक आंकड़ा इसमें खास चीज़ बता दें। इस कुल हस्तशिल्प हथकरघा उद्योगों में राज्यों में देखेंगे तो पश्चिम बंगाल का शेयर सबसे अधिक है, दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश का आता है। ध्यान रखना आप, बस 2 ही क्वेश्चन बहुत हैं आपके लिए। यहाँ से बात करें हस्तशिल्प हथकरघा उद्योगों में प्रति उद्यम औसत देख सकते हैं। अब बात करें 7वीं आर्थिक गणना, जो कि हम पहले बता चुके थे। शुरुआत 19 को त्रिपुरा से हुई थी, याद रखेंगे, और इसके बाद एक कार पुडुचेरी में किया जाएगा। छोड़िए, बाकी आप आगे आ जाइए, बाकी आपको हम बताते हैं। CPI घुमाइए तो इतने। अब बात करें परिवहन क्षेत्र में, देखेंगे वार्षिक रिपोर्ट 19-20 के अनुसार भारत का सड़क नेटवर्क है जो 58.98 लाख किलोमीटर है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क जाल है। याद रखिएगा। आगे बात करें 19 में प्लास्टिक कचरे से लंबी सड़कों का, प्लास्टिक कचरे का अब सड़कों में उपयोग किया जा रहा है। ये आंकड़ा मुझे सिर्फ इतना ही दिखाने के लिए डाला है, इसकी लंबाई से हमें कोई लेना देना नहीं है। भारत अब प्लास्टिक कचरे से सड़कों का जो है निर्माण कर रहा है। इकोनॉमी में क्वेश्चन, आपको इकोलॉजी में क्वेश्चन बने जाने की संभावना ज़्यादा है। राज्य सहायता कार्यक्रम का उद्देश्य राज्यों को अपनी सड़क सुरक्षा कार्यक्रम में सुधार लाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ध्यान रखना, जो राज्य सहायता बात करें अगर, तो आप देखेंगे कि इसके अलावा वर्ष 2024 तक क्या है, सड़क दुर्घटनाओं को होने वाली मृत्यु दर में 25% जो है लाने का प्रस्ताव है। ये इस पे खास ध्यान तब दिया गया जब भारत के जो कौन सा मुंडे साहब थे, उनकी सड़क दुर्घटना में जब एक्सीडेंट में मृत्यु होती है, उसके बाद भारत सरकार ने इस पे खास ध्यान दिया। आगे बात करें तो 4 महानगरों में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता के स्वर्णिम चतुर्भुज को जोड़ने के लिए तथा कन्याकुमारी को श्रीनगर से, पोरबंदर को सिलचर से जोड़ने वाले उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये जो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण का जो है चौराहा पड़ेगा, वो उत्तर प्रदेश का झांसी आता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा गया है। और मौजूदा राजमार्गों के उन्नयन के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना NHDP शुरू की गई है। ठीक, मौजूदा राजमार्गों का जो उन्नयन है, जो पहले से राजमार्ग है उनको क्या है, उनका उन्नयन कराया जाएगा, मतलब उन पर पॉलिश की जाएगी। ध्यान रखिए। आगे जो परियोजना शुरू की गई है, इसके अंतर्गत 14-15 से 18-19 की अवधि के दौरान सड़क क्षेत्र की प्रमुख उपलब्धियों को देख सकते हैं, जो बहुत जरूरी नहीं है आपके लिए। आगे देखें पोत परिवहन, तो आप देखेंगे 106 नए राजमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने का जो है राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया है। राजपत्र में जो है मार्च 2016 में ही अधिनियमित असूचित, तो ये चालू है। आप यही देखें कि भारत में प्रेजेंट टाइम 106 जो हैं राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। आप देखेंगे अधिनियम 2016 लागू हुआ, तो और आप देखेंगे 18 तक इसमें 111 जलमार्ग आ गए, जो 106 थे वो अब 111 हो चुके हैं। याद रखना। आगे हम बात करें सागर माला कार्यक्रम की शुरुआत में तटीय कार्गो कुल कार्गो की मात्रा में जो है 12% और जो 18-19 में बढ़कर 20% हो गया है। ध्यान रखना, सागरमाला कार्यक्रम की शुरुआत से जो तटीय कार्गो है, सागरमाला एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, उसके तहत अब जो परिवहन है जलमार्ग 20% हो गया। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मैरीटाइम एंड जो है शिप बिल्डिंग, तो आप देखेंगे CEMS एशिया में अपनी तरह का पहला परिसर है ये, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड मैरीटाइम के संदर्भ में देखेंगे, जिसमें कुल 24 प्रयोगशालाएं हैं,
और IRS मुंबई में 6 प्रयोगशालाएं और विशाखापत्तनम में भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय परिसर है। आप दोनों ही याद रखेंगे कि जो जिनमें कुल 24 प्रयोगशालाएं हैं, तो आप देखेंगे IRS मुंबई में जो है 6 प्रयोगशालाएं, विशाखापत्तनम में कौन सा है, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय परिसर। तो आप पूछा जाए क्वेश्चन कि जो भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय परिसर या कहाँ है समुद्री विश्वविद्यालय, तो बाइजेक या विशाखापट्टनम। आगे बात करें, जो है IIT खड़गपुर में अंतर्देशीय और तटीय समुद्री प्रौद्योगिकी, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। यहाँ से सिर्फ इतना ही दिखाना है कि IIT खड़गपुर में क्या है, अंतर्देशीय और तटीय समुद्री प्रौद्योगिकी केंद्र स्थित है। CICMT का गठन किया गया है, कहाँ, खड़गपुर में। आगे जुलाई 2019 में जो आगे बोल रहा था CICMT, ठीक है, के लिए IIT खड़गपुर के और पोत परिवहन मंत्रालय के मध्य क्या है, एक हस्ताक्षर हुआ है। क्वेश्चन आप ना भी ध्यान दें, कोई फर्क नहीं है। आगे बात करें, इसे छोड़ सकते हैं। आके ये वायु परिवहन के संदर्भ में आप आंकड़े जो है देख सकते हैं, कुछ खास नहीं थे इसलिए मैंने नहीं डाला। अब भारतीय रेलवे के जोनों के संदर्भ में बात कर सकते हैं, तो रेलवे सब जोन पूछे गए हैं तो आपको बता देते हैं। उत्तर रेलवे को दिल्ली जोन जो है, दिल्ली है जो उत्तर रेलवे का जोन है मुख्यालय। आगे बात करेंगे पूर्वोत्तर रेलवे, तो पूर्वोत्तर रेलवे का जो मुख्यालय गोरखपुर है, और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जाएंगे तो मालीगांव। और पूर्वी रेलवे, ठीक है, पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्व रेलवे, ये सभी अलग अलग हैं, ध्यान रखना। तो पूर्व रेलवे की बात होगी तो कोलकाता में, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता में, और दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद में, दक्षिण रेलवे चेन्नई में, मध्य रेलवे मुंबई में, पश्चिम रेलवे मुंबई में, ठीक है, चर्च गेट वाला है पश्चिम। और आप देखेंगे दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली में, और उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर में, और उत्तर मध्य रेलवे जबलपुर में, और उत्तर मध्य रेलवे दूसरा पश्चिम मध्य है वो, ठीक है, जबलपुर वाला पश्चिम मध्य है। फिर उत्तर मध्य रेलवे तो प्रयागराज है। आगे आप देखेंगे दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर है, ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर है, पूर्व मध्य रेलवे जो है खाजीपुर है, कोलकाता मेट्रो कोलकाता में है, और दक्षिण तटीय रेलवे जो विशाखापट्टनम में है। तो देख सकते हैं आप, आगे और है नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 देश में इस समय 18 रेलवे जोन हैं। क्वेश्चनों की संख्या पूछी जा सकती है, ये भी याद रखें। आगे उड़ान परियोजना के संदर्भ में देखेंगे तो प्रधानमंत्री ने पूरे देश का प्रथम नागरिक या आम नागरिक, ठीक, प्रथम नागरिक तो वैसे ही उड़ता है देश का, वो तो उड़े बिना बात ही नहीं करता है। तो लेकिन भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति माना जाता है, तो पूरे देश का आम नागरिक, ये नामक जो रेलवे है नामक क्षेत्रीय संपर्क योजना का शिमला के हवाई अड्डे से लॉन्च किया गया था। ये विश्व में अपनी तरह की पहली योजना है जिसके तहत क्षेत्रीय हवाई मार्गों पर किफायती और आर्थिक रूप से व्यवहार उड़ानें संचालित हो जाएंगी। ठीक, अब बात करें वैदेशिक क्षेत्र में तो कुछ खास आंकड़े नहीं मिले, तो आप देख सकते हैं, इसे हम करंट अफेयर्स में बताएंगे। ये इकोनॉमिक सर्वे से बेटर करंट अफेयर्स में दिए गए आंकड़े, तो वहाँ से बताएंगे 18-19 में 180.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 19-20 में 157.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। व्यापार घाटे के संकुचन के कारण 19-20 में चालू खाता घाटा जीडीपी का 0.9% तक सीमित रहा। 18-19 में जो है आप देखेंगे ये 2.1% है, बस यही बहुत है। आप इस खाते में देख सकते हैं व्यापार घाटा जो है वो चाइना के साथ, मुझे लग रहा ये चाइना ही एक है जो भारत की जो है बीओपी जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट शीट को क्या करता है, इधर से उधर कर देता है। चाइना का ट्रेड है जो माइनस देखिए 63.05 है। इसके बाद आपको दिखेगा दूसरा स्थान अमेरिका का है, अमेरिका से तो इतना नहीं है व्यापार घाटा, तो सबसे ज़्यादा चाइना से है जो माइनस में चल रहा है। बाकी अमेरिका के साथ तो प्लस में दिख रहा है आपको, देखोगे। बाकी आप ऊर्जा क्षेत्र में देख सकते हैं, तो ऊर्जा में देखेंगे
31 जुलाई 2020 को पावर स्टेशनों की अखिल भारतीय कुल सीमांत क्षमता देखेंगे जो 371.976 गीगावाट पहुंच गई है। उत्पादन मिश्रण में आप देखेंगे तो तापी सबसे ज़्यादा है, फिर इसके बाद अक्षय ऊर्जा है, फिर इसके बाद देखेंगे पन बिजली है। तो तापी, फिर इसके बाद अक्षय, फिर इसके बाद पन बिजली, फिर इसके बाद न्यूक्लियर ऊर्जा जो 1.8 है। याद रखिएगा, आंकड़ा कई बार पूछा गया है। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी रैंकिंग, भारत की रैंकिंग 22 हो गई है जो एक उपलब्धि है। आगे आप देख सकते हैं कि अक्षय ऊर्जा लक्ष्य क्या है। तो सरकार द्वारा 2022 तक अक्षय ऊर्जा की 175 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य रखा गया है, जिसे सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट, पवन ऊर्जा से 60 गीगावाट और वायु ऊर्जा से 10 गीगावाट क्या होगा, और लघु बिजली से 5 गीगावाट की क्षमता शामिल है। अलग अलग है 175 के, फिर अलग अलग घटक हैं। 175 में देखा आपने, 175 का पहला घटक है जो 100 रखा गया है। कहाँ से 100 रखा गया है? सौर ऊर्जा से। पवन ऊर्जा से देखेंगे आप तो पवन ऊर्जा से रखा गया है 60 जो पवन ऊर्जा हो गया। आगे देखेंगे वायु ऊर्जा से जो है जो 10 हो गया। आप देखेंगे इसके बाद 5 जो है गीगावाट है वो वायु ऊर्जा से 10, और आगे बाद लघु पन बिजली से जो है, लघु पन बिजली से आप देखेंगे 5 हो गया, तो टोटल 175 हो गया। राष्ट्रीय सौर मिशन NSM के तहत देखेंगे जो अंतर्गत निर्धारित 100 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य से सैद्धांतिक रूप से जो है 40 गीगावाट। अब देखिए राष्ट्रीय सौर मिशन आया तो इसके अंदर 100 गीगावाट की क्षमता है और राष्ट्रीय सौर मिशन है। ऑलरेडी आप देखेंगे जो भारत की अक्षय ऊर्जा में 100 गीगावाट का लक्ष्य सौर ऊर्जा का ही है, तो राष्ट्रीय सौर मिशन उसके लिए शुरू किया गया है। उसमें आप देखेंगे सैद्धांतिक रूप से 100 गीगा, इसके 100 का आप 40 घटक किया जाएगा, तो 100 का आप 40 घटक में पहला देखेंगे तो रूपटॉप, और 60 देखेंगे बृहत एवं मध्यम स्तरीय ग्रिड संबंध और सहज विद्युत परियोजनाएं। आप देखेंगे जो आप सरकारी छतों पर या घरों पर आप देख रहे हैं जो 140 गीगावाट उससे सरकार प्राप्त करेगी, और अपनी परियोजनाओं के माध्यम से देखेंगे जैसे बड़ी बड़ी जो परियोजनाएं सौर ऊर्जा की स्थापित की गई हैं उससे 60। याद रखिएगा 100 का डिवीजन अलग अलग है। अब कौशल विकास की बात करें तो देखेंगे सूर्य मित्र योजना 2020 से 50,000 प्रशिक्षित सौर फोटोवोल्टिक तकनीशियों को तैयार करने के लिए आरंभ की गई है। ठीक है, सूर्य मित्र योजना है ये जो कौशल विकास से संबंधित है। 2020 तक 50,000 प्रशिक्षित फोटोवोल्टेक तकनीशियों की बात की गई है। सूर्य मित्र योजना को क्रियान्वित करने के लिए संपूर्ण देश में स्थापित 200 से अधिक स्थानों और संस्थानों को नेटवर्क का निर्माण किया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करें तो पेरिस में 23 अक्टूबर 2015 को COP21 की समिट होती है। कर्क रेखा मकर रेखा के बीच पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से स्थित 121 सौर ऊर्जा संसाधन प्रभुता वाले देशों के बीच एक सौर विकास और संवर्धन के लिए पारस्परिक सहयोग हेतु एक विशेष मंच के रूप में अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन की शुरुआत के लिए जिसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में स्थापित है। आगे IASA का मुख्यालय 25 जनवरी 2016 को शिलान्यास गुरुग्राम हरियाणा भारत में किया गया है। इससे अंतरिम सचिवालय का उद्घाटन किया जा चुका है, किया गया है। आगे देखेंगे IASA के फ्रेमवर्क समझौते में आप देखेंगे भारत है, रूपफ्रांस है, ब्राजील है, अन्य सहित 20 सदस्य देशों ने COP22 समिट के आयोजन के साथ साथ 15 नवंबर 2016 को मराकेश है मोरक्को की राजधानी, वहाँ COP25 समिट हुई, वहीं पे इस पे जो हस्ताक्षर किए। आपको ये आंकड़े ध्यान में रहने चाहिए। आगे बात करें स्थापित राज्यवार ग्रिड इंटरएक्टिव पवन ऊर्जा क्षमता में 9 राज्य जो है मेगावाट के संदर्भ में देख सकते हैं। तो आप देखेंगे इंटरएक्टिव पवन ऊर्जा में पहला स्थान देखोगे तो तमिलनाडु का है, दूसरा स्थान देखेंगे तो गुजरात का है, और तीसरा स्थान देखेंगे
तो कर्नाटक का है। बाकी आंकड़े आप भूल जाइए, 3 आंकड़े आप याद रखें, इनफ इज मोर देन। ठीक, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक। आगे बात करते हैं प्रोत्साहन संबंधी नीतियां। तो देखेंगे देश में पवन ऊर्जा को प्रोत्साहित देने के लिए प्रोत्साहन पैकेज दिया जा रहा है, जिसमें वित्तीय छूट शामिल है, जैसे विशिष्ट महत्वपूर्ण घटकों के लिए रियायती सीमा शुल्क, विशेष अतिरिक्त प्रभार छूट और ऊर्जा उत्पादन के लिए लाभ पर 10 वर्षों के लिए आयात छूट। अब राष्ट्रीय सौर मिशन की बात करें, भारत को प्रचुर मात्रा में सौर ऊर्जा मिलती है, क्योंकि भारत कर्क रेखा पर स्थित देश है और देश के ज्यादातर हिस्से में लगभग 300 दिनों तक आसमान सूर्य में चमकता रहता है। भारत की धरती के औसतन 4 से 5 किलोवाट घंटा प्रतिदिन सौर विकिरण प्राप्त होती है। ठीक है, भारत की धरती को क्या होता है, 4 से 7 किलोवाट घंटा। अगर ये पूरी की पूरी भारत कंजप्शन कर ले तो भारत की ऊर्जा की आवश्यकताएं लगभग सौर ऊर्जा से ही कंप्लीट हो जाएं, लेकिन ऐसा करना संभव नहीं है। आगे बात करें, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन को 11 जनवरी 2010 को लॉन्च किया गया था। ठीक, जो राष्ट्रीय जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन 2010 को लॉन्च किया गया था, याद रखेंगे। मिशन के लक्ष्यों को निम्न शामिल थे, वर्ष 2022 तक 20,000 गीगावाट, ये 20 गीगा नहीं, यहाँ मेगावाट है, ध्यान रखना, 20,000 मेगावाट ग्रिड संबंध और सौर ऊर्जा का परिनियोजन और 20 मिलियन वर्ग मीटर तापीय ऊर्जा संग्रह क्षेत्र है। 20 देश में सौर ऊर्जा निर्माण क्षमता का विकास करने हेतु अनुकूलन जो स्थितियों का निर्माण करना, वर्ष 2022 तक ग्रिड अनुरूपता प्राप्त करने हेतु R&D मतलब रिसर्च और डेवलपमेंट की बात है, जो तथा क्षमता निर्माण की गतिविधियों का समर्थन करना। हम आगे देखेंगे ग्रिड इंटरएक्टिव सौर ऊर्जा के संदर्भ में। तो आप देख सकते हैं सब अलग अलग 30 जून 2020 तक संस्थापित क्षमता है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। तो आप देख सकते हैं, इस आंकड़े को आप छोड़ दीजिए। ग्रिड इंटरएक्टिव और सौर ऊर्जा की देश में कुल स्थापित क्षमता आप देख सकते हैं प्रेजेंट टाइम कितनी है, 25,212.26 मेगावाट। आगे बात करें तो आप देख सकते हैं पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के संदर्भ में वैश्विक नवाचार स्तर पर चौथे स्थान पर, ध्यान रखना। आगे ये थोड़े आंकड़े कुछ छोटे हो गए। आगे बात करें राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन के तहत वर्ष 21-22 तक सौर क्षमता स्थापित क्षमता करने का लक्ष्य 20 गीगावाट को बढ़ाकर जो है 100 गीगावाट कर दिया गया है। अब ध्यान रखनागा, ये पहले भी है। आगे सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर पार्कों के माध्यम से अल्ट्रा मेगा सौर पार्क ऊर्जा है परियोजना विकास नहीं, सौर पार्क एवं अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना विकास जो योजना की क्षमता 20,000 मेगावाट से बढ़कर 40,000 मेगावाट कर दी गई है। नवंबर 2018 तक देश के 21 राज्यों में जो है 26 की बात होगी और 69,4 मेगावाट की कुल क्षमता के 47 सौर पार्कों की मंजूरी दी गई है। एकल स्थान पर प्रारंभ 101,000 जो मेगावाट क्षमता की कुर्नूल सौर पावर पार्क आंध्र प्रदेश विश्व के सबसे बड़े सौर पार्कों के रूप में उभरा है। इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे कि एकल स्थान पर प्रारंभ 1,000 मेगावाट क्षमता की कुर्नूल सौर ऊर्जा पार्क, इस बात को आप याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश के विश्व के सबसे बड़े सौर पार्कों के रूप में उभरा है। याद रखना 1,000 मेगावाट का है। आगे राजस्थान में आप देखेंगे 650 मेगावाट की क्षमता का भादला चरण 2 का सौर प्रोजेक्ट है। मध्य प्रदेश में 250 का मेगावाट का क्षमता का नीमच मदसौर सौर प्रोजेक्ट है। चरण 1 की शुरुआत हुई। अब परिस्थिति जो प्रशिक्षित तकनीकी श्रम बल के सृजन के लिए जो है सूर्य मित्र आपको पता है कि शुभारंभ किया गया है। लाभार्थियों की पहुंच को आसान बनाने के लिए मोबाइल ऐप अरुण, याद रखने का अरुण अटल रूफटॉप सोलर यूजर नेविगेटर लॉन्च किया गया है। इसके लिए भारतीय
जो है नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी एडा को मिनी रत्न का क्या है दर्जा दिया गया है और इसकी अधिकृत पूंजी को 1000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 6000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और 8 नवीनीकरण ऊर्जा संपन्न राज्य देखेंगे तो तमिलनाडु है, राजस्थान है। आप देखेंगे इसमें जो अक्षय ऊर्जा के संदर्भ में तो आप देखेंगे सौर ऊर्जा में है तमिलनाडु है, राजस्थान है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, हिमाचल है एवं मध्य प्रदेश द्वारा लगभग 10,141 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत के अंतर राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली कार्यान्वयन किया जा रहा है। 8 राज्यों के मध्य है, ध्यान रखना। आगे बात करें नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन एवं वितरण परियोजनाओं में स्वचालित मार्ग में 100 प्रत्यक्ष एफडीआई है। आप ध्यान रखना नवीनीकरण ऊर्जा है जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें 100% एफडीआई जो है ओपन रूट से है, खुले हुए मार्ग से। अब बात करें पर्यटन क्षेत्र के संदर्भ में आंकड़े हम आपको ये करंट अफेयर्स में बताएंगे, जैसे वैदेशिक एफडीआई के जो आंकड़े हैं ये सभी आंकड़े हम आपको करंट अफेयर्स से अपडेट करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।